केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के किसान संगठनों से मुलाकात और चर्चा जारी है। आंदोलनरत किसानों द्वारा भूख हड़ताल की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल के साथ की गई स्थिति की समीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों से आज शुरू किया बजट पूर्व परामर्श। आरबीआई ने देश में आरटीजीएस सेवा यानी तत्काल लेन देन की प्रणाली को वर्ष भर 24 घंटे के लिए किया शुरू। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने नए कानून में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण को श्रमिकों के लिए किया अनिवार्य। अब देश के सभी उद्यमियों को अपने कर्मचारियों का कराना होगा स्वास्थ्य परीक्षण। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। सरकार लगातार किसानों द्वारा जारी गतिरोध को समाप्त करवाने के प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे और ताजा हालात पर चर्चा की। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अनशन पर हैं। सरकार लगातार किसानों से संवाद कर रही है। इससे पहले रविवार को सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी सरकार किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर रविवार को भी मुलाकात की, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बार बार किसानों के साथ मिल बैठकर मुद्दे का हल निकालने के बावजूद किसान मामले में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म किया जाए और किसानों का आंदोलन समाप्त हो। रविवार को दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के किसानों के संगठनों से मुलाकात कर किसानों की आपत्तियों को सुना। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब भाजपा नेताओं के साथ भी बैठक की थी। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। किसान आंदोलन में किसानों ने जिन मुद्दों को सरकार के सामने रखा है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कृषि सुधार कानून किसानों के हित में हैं और सरकार किसी भी समय किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार है। Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. दिल्ली से लगने वाले सिंधु, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करने की बात कही है और जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने की घोषणा भी की। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली के एनएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 108 देशों की 2855 फिल्मों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा उपायों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने की। एनिमेशन फिल्म में अर्जुन मुखर्जी द्वारा निर्देशित द सैवियर को प्रथम पुरस्कार मिला है। निर्णायक मंडल में सोनू निगम, धीरज कुमार, लैला तैयब जी, डॉक्टर आलोक मेहता समेत कई लोग शामिल थे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे सिटीजन जर्नलिज्म यानी कि नागरिक पत्रकारिता करार दिया। कहा, यह सूचना क्रांति है। लोग सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए, वो खुद ही फिल्म बनाने लगे। लोग मोबाइल इज द इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के द्वारा शूटिंग करके, एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें सब है, एडिट शॉप भी है, फोटोशॉप भी है, तो सब करके फिल्म तैयार करके 2-3 मिनट की फिल्म, 5 मिनट की फिल्म लोग ही खुद तैयार करते हैं और हजारों की संख्या में उसका भी प्रचलन होता है। तो ये एक संचार क्रांति है। उसमें इतने फिल्में और ये नवीनतम उपक्रम, देखो मनुष्य की ऊर्जा क्या है। मनुष्य की ऊर्जा ये है कि संकट के घड़ी में भी नया कुछ सोचना और करना। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है, इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका। इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा और कला वेदिका का अनावरण किया गया। समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। समारोह में कुल 122 स्टूडेंट्स को 151 मेडल दिए गए और 1205 विद्यार्थियों को डिग्री भी दी गई। इस अवसर पर लगभग 125 करोड़ से तैयार भवनों का लोकार्पण किया गया। इनमें कॉलेज फॉर डेफ, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, कृत्रिम अंग और निर्माण केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए निर्मित विशिष्ट स्टेडियम, विश्वविद्यालय परिसर में डाकघर शामिल हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के 11 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परंपरागत ज्ञान, आधुनिक इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को शामिल किया गया है। इसमें विशिष्ट छात्र छात्राओं को विशेष अवसर मिल सकेंगे। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी, उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी स्वदेशी
आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित है। अगर आप देखें तो हमारी वर्तमान जो सदी चल रही है, इस सदी के जो सबसे बड़ी बात है, इस सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की सदी के रूप में जानी जाएगी। और ज्ञान आधारित इस अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाने वाली इस सदी में 3 प्रमुख बातें बहुत मायने रखेंगी। एक, परंपरागत ज्ञान। दूसरा, परंपरागत ज्ञान में जो इनोवेशन है इसका महत्व होगा। और तीसरा, देश के अंदर स्टार्टअप संस्कृति की शक्ति को जानना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में आज से विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू किया। ये पहली बार है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बजट परामर्श वर्चुअली हो रहा है। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2021 को मोदी 2.0 का अपना दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। इस बीच वित्त मंत्री ने कल सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने नए कानून में अब श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है। अब देश के सभी उद्यमियों को अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम श्रम कानूनों में सुधार का किया है। इस बदलाव के बाद श्रमिकों के हित सुरक्षित हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे अहम है। इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य किया है। ये स्वास्थ्य परीक्षण एक निश्चित आयु सीमा के बाद कराना होगा, जिसका पूरा खर्च एम्प्लॉयर को उठाना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम है। अभी तक वेतन महीने की कौन सी तारीख को मिले यह तय नहीं था, पर अब इसकी तिथि भी निर्धारित करने का काम कर दिया। और एक और जो काम किया गया है कि अब एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि मजदूर की एक एज के बाद हेल्थ चेकअप होगा और वो हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर के द्वारा करवाया जाएगा। ये एक मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है। और मुझे लगता है कि इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, लोग इसको मान भी रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी मज़दूरों को कभी बड़ी समस्याएं, बीमारी हो जाती हैं और उसका समझ में नहीं आ पाता है। तो अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये कानून, प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि ये महीना ख़त्म होते होते ये कानून एक प्रक्रिया में आ जाए, इनको लागू कर दिया जाए। तो उसमें सारे लाभ मजदूरों को मिलेंगे। और हम लगातार श्रमिक नेताओं के संपर्क में भी उनसे बात भी कर रहे हैं कि इसमें कोई सुझाव उनकी समझ में आता है तो बताएं, तो हम कैसे उसको जोड़ा जा सकता है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। देवरिया जिले के बंजरिया शेखोपुरा में आयोजित जिला स्तरीय कृषि मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद दोनों अतिथियों ने कृषि मेले में प्रदर्शित विभिन्न स्टॉलों को देखा। इस मेले में किसानों की आय दोगुना करने में सहायक विभिन्न विभागों द्वारा संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों से लाभ उठाने की अपील की। इस मेले में फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। श्री शाही ने फसल अवशेष को मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का आह्वान किया। किसानों ने मेले में तकनीकी जानकारी प्राप्त कर इसे उपयोगी बताया। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर के कृषि यंत्रों की जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम अपने फसल अवशेष को खेती में कैसे प्रबंध करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वो सारे कृषि यंत्र 3 कृषि यंत्र 80% अनुदान पर हम दे रहे हैं। बाकी यंत्रों पर 50% का अनुदान है। फार्म मशीनरी बैंक 15 लाख रुपए पर 8.5 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। आंदोलन किसानों का है ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। आंदोलन तो उन बिचौलियों का है जो किसान के कंधे का उपयोग करके अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं।
ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान तो सरकार के नीतियों से सहमत भी है, संतुष्ट भी है, खुशहाल भी है। मैं किसान हूँ, आया हूँ, देख रहे हैं कि भाई क्या क्या स्टॉल लगा है, सब भ्रमण कर रहे हैं। कुछ कांटों की दवा पूछ रहे हैं, बनरी की दवा पूछ रहे हैं और बनमटरा का दवा पूछ रहे हैं और इसका लाभ उठाते हुए घूमते हुए भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ मेले का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें फसल अवशेष को जलाना नहीं है किसान भाइयों को। किसान अवशेष जो भी है उसमें जो है मशरूम की खेती का जो है उपज कर सकते हैं, जिससे जो है किसानों को दोगुनी आय का जो है लाभ मिल सके। बरेली में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर 7 जिलों के मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को इस कानून से फायदा हुआ है। अब किसान कहीं भी जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं, लेकिन किसानों का जो आंदोलन हो रहा है वो एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। किसानों को अगर कोई दिक्कत है तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इसमें कम्युनिस्ट और नक्सली विचारधारा के लोग घुस आए हैं। किसान सरकार के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और किसानों की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे क्रय केंद्र हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो भी समस्या का यानी जो कहा जाए यंत्र भी हो, चाहे सिंचाई हो, टेल तक पानी पहुंचने का हो, किसानों की जो भी समस्या का समाधान है वह समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार उसको कर रहे हैं। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1229 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 1972 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 95.23% हो गई है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1229 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1972 है। इस प्रकार इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 18,918 रह गई है। आप याद कीजिए 17 सितंबर 2020 को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 68,235 थी और 3 महीने से भी कुछ कम अवधि में ये संख्या घटती घटती 18,918 हो गई है, जो कि लगभग 50,000 की गिरावट है। तो संक्रमण इस समय प्रदेश में काफ़ी नियंत्रित है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सतर्क सावधान रहना है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश को लगभग 47,000 करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्ताव विदेशी कंपनियों से मिले हैं। देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। प्रदेश की उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रत्येक सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ तक कि कोविड के समय में विदेशी निवेश पर भी बहुत सरकार ने कार्य किया है और लगभग 47,000 करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्ताव विदेशी कंपनियों से मिले हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस
नॉर्थ अमेरिका की यूपी एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के सदस्यों से हुई थी। सभी ऐसे उद्योगपति जो विदेशों में हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, और वो बहुत इच्छुक हैं कि वापस आकर प्रदेश में निवेश करें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें वे भी जुड़ने को तैयार हैं। तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो तेज़ी से बहुत अच्छा हुआ है। और एक जो प्रदेश में उद्योग लगाने की जो एक इंडेक्स है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें प्रदेश अब देश में दूसरे स्थान पर है। पहले 14 पर था, फिर 12 पे आया, अब इस वर्ष दूसरे स्थान पर है। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश कितना निवेश का फ्रेंडली प्रदेश है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों में महापौर संयुक्ता भाटिया ने अपने घर से कंपोस्ट खाद बनाने की शुरुआत की। घर में कंपोस्ट खाद बनाने से जहां एक तरफ कूड़े का निस्तारण अच्छी तरह से होगा, वहीं शहरों में गंदगी भी कम फैलेगी। कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम नगर निगम के समस्त अधिकारियों और समस्त पार्षदों के घरों में होम कंपोस्टिंग अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी, जिससे कूड़े का निस्तारण घर में ही संभव हो सकेगा और होम कंपोस्टिंग कर कूड़े से खाद का निर्माण किया जा सकेगा। महापौर संयुक्ता भाटिया ने सभी लखनऊ वासियों से होम कंपोस्टिंग कराने की अपील की। महापौर ने होम कंपोस्टिंग करने के लिए पार्षदों से वार्डों में जन जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की है। हम कंपोस्टिंग खाद बना रहे हैं। नगर निगम द्वारा ये शुरू किया गया है। लखनऊ नगर निगम में ये स्टार्ट किया है और मैंने इसको अपने घर से स्टार्ट किया है। घर का आपका जो सब्जियों का कूड़ा है, किचन का कूड़ा है, उस कूड़े से आपको कंपोस्टिंग खाद बनानी है। इसका यहाँ से आज मैंने शुरुआत की है। आप भी अपने घर में इसको शुरू करिए। कुंभ नगरी प्रयागराज 16 दिसंबर से भारत की सबसे लंबी और दुर्गम परिक्रमा का साक्षी बनने जा रहा है। 5100 किलोमीटर की इस पद यात्रा के जरिए गंगा के किनारे बसे लोगों में और पूरे भारत में गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने की एक बड़ी पहल की जा रही है। खास बात यह है कि इस यात्रा को करने वाले भारत के पूर्व सेना अधिकारी हैं। एक प्रेस वार्ता में पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल मनोज केशवर ने बताया कि लगभग 8 महीने चलने वाली इस पद यात्रा में गंगा में गिरने वाले तमाम छोटे बड़े नालों, सीवेज पॉइंट और दूसरे बिंदु जिनके जरिए गंगा में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी जियो मैपिंग की जाएगी। साथ ही साथ गंगा के किनारे रहने वाले युवाओं को भी इस यात्रा और अभियान से जोड़ने की योजना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा 16 दिसंबर को संगम तट से प्रारंभ होगी। परियोजना है मुंडमाल गंगा परिक्रमा। ये प्रयागराज से शुरू हो रही है। प्रयागराज से गंगा सागर जाएगी, गंगा सागर से अपस्ट्रीम की तरफ फिर गोमुख जाएगी और गोमुख से वापस आगे प्रयागराज में खत्म होगी। तो ये 8 महीने की तपस्या है और पैदल यात्रा है जो 5100 किलोमीटर की यात्रा तय करके प्रयागराज में खत्म होगी। इसका मुख्य ध्येय है, पहली बात तो एक जो पुराणों में ये यात्रा होती थी उसका रिवाइवल हो जाए, ये पहला ध्येय है। दूसरा ध्येय ये है कि इस यात्रा के साथ गंगा की अविरलता और निर्मलता, इन दोनों की गुहार लगाई जाए और जन भागीदारी से जितने भी काम संपन्न हो उनमें गंगा एक काम ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट और जन भागीदारी के साथ ये काम पूरा हो, जो सफाई, गंगा की सफाई का काम। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत अमेठी नगर पालिका के सैकड़ों गरीब परिवारों को आवास मिले हैं। लोगों ने कहा है कि जब हम लोगों के पास आवास नहीं था तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन जब सरकार ने हम लोगों को घर दिया है तब से सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं। अब बड़ी आसानी से जिंदगी चल रही है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि पहले घर न होने से हम लोग बहुत परेशान रहते थे, जब से आवास मिला है तब से अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि घर बना सके, लेकिन सरकार ने घर देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने हमें आवास दिया।
आ रही थी? बहुत सारी दिक्कतें थी। पानी बरसता था तो समझ लो कि छानी छप्पर मतलब कि डाल के छानी छप्पर से अपना कैसा भी गुजर बसर हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। हाँ, फिलहाल अभी मतलब कि कॉलोनी मिल गई, इससे हमको बहुत बहुत बड़ी राहत हो गई है। कम से कम बच्चे लोग को मतलब कि हम छत के नीचे रख सकते हैं। और इसके पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आदमी मतलब कि जैसे कहता है कि रहने का अगर घर नहीं तो कुछ नहीं, और गरीबता की वजह से घर नहीं बन पा रहा था मतलब। लेकिन ये है कि मतलब कि अब बन गया, कॉलोनी मिल गई, बहुत अच्छा मतलब कि यह है कि यह सरकार भी अच्छी है। हमारे पास आवास नहीं था, तब एक छप्पर हुआ करता था और बारिश में बहुत टपकता था। हमें खाने पीने में बहुत परेशानी हुआ करती थी और सामान वामान जो होता था सब बारिश में भीग जाते थे। और ठंड में भी बहुत फुहारे चलने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन अब आवास मिल गया है, अब किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं? आवास जब से मिला हुआ है तब से हमें बहुत अच्छी महसूस हो रही है, अच्छी फीलिंग हो रही है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। सरकार कैसा काम किया है आवास देकर आपने? आवास देकर हमारे सरकार बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हम गरीबों को बहुत अच्छी सहायता मिली है। अरे साहब बहुत दिक्कत थी, पानी चूता था, हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, खाना बनाते सब तावा में कढ़ाई में पानी हो जाता था साहब। हाँ, ठंडी में बहुत दिक्कत थी साहब, बहुत टटिया लगाओ थे, पानी भर जाता तब भीज जात रहा सब। अब मिलने से क्या कुछ? अरे भाई साहब योगी महाराज दे दे बहुत हमका सका सुकून है भैया। ठीक से शाम के खाई पी के पहुड़ी थे आराम से, उन्हीं के गुन गाई थे भैया। तो कैसा काम किया सरकार आपने? बहुत अच्छा काम, हम लोग को गरीब के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। केहू चाहे फायदा हुआ चाहे हम लोग को फायदा बहुत है, बहुत फायदा है। और डीडी न्यूज यूपी पर मंगलवार 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये जानकारी। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शकों द्वारा प्रशंसा की उम्मीद है और दर्शक इस परिवर्तन के बारे में अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के किसान संगठनों से मुलाकात एवं चर्चा जारी है। आंदोलनरत किसानों द्वारा भूख हड़ताल की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल के साथ की गई स्थिति की समीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों से आज शुरू किया बजट पूर्व परामर्श। आरबीआई ने देश में आरटीजीएस सेवा यानी तत्काल लेन देन की प्रणाली को वर्ष भर 24 घंटे के लिए किया शुरू। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। और केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के नए कानून में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण को श्रमिकों के लिए किया गया अनिवार्य। अब देश के सभी उद्यमियों को अपने कर्मचारियों का कराना होगा स्वास्थ्य परीक्षण। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार।
हर जोखिम से निकल कर